ऐसे कहा कि भाई ये तो कोई भी लग सकता है, कोई अच्छा दम है तो ये सिविल सर्विसेज क्रैक करके दिखाओ। तो मैंने कहा चाहिए आपको लगता है कि नहीं कर सकता, उन्होंने कहा सब कहते हैं करके दिखाओ। तो ऐसे ही एक मतलब वो फादर के साथ एक चैलेंज था। लबस्ता में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में कोई पावर टाइप की चीज़ तो नहीं है, इन्फ्लुएंस है, एबिलिटी टू शेप यंग माइंड्स है। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक बातचीत और एक संवाद करने का मौका मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किल है मुझे लगता है, जो ना केवल सिविल सर्वेंट में लेकिन हर एक में होनी चाहिए, वो है लिसनिंग स्किल। ब्यूरोक्रेट्स में कभी कभी ये लिसनिंग स्किल इसलिए कम हो जाती है बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स को लगता है कि उनको हर चीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स अकॉर्डिंग टू होना चाहिए। सर वैसे स्टूडेंट एक्सेप्शनल की बात कर रहा हूँ कि किसी कारणवश नहीं जा पाते ट्रेनिंग, तो उनके लिए क्या होता है? बांग्लादेश के, मालदीव्स के, कंबोडिया के और इन सब के जो कैंडिडेट्स आते हैं। ट्रेनिंग क्या बहुत ज़्यादा टफ होती है या फिर? अब देखिए सबसे ज़्यादा मेहनत होती है तैयारी करने। साल दर साल यूपीएससी की तैयारी की है, उसके लिए कोई भी ट्रेनिंग मुश्किल नहीं होती। भारत दर्शन ट्रेनिंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड थिंग, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होने से फ़ायदा ये हो जाता है कि दे वांट टू परस्यू हायर स्टडीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इन सम फॉरेन यूनिवर्सिटी। जेएनयू, एनडीए को भी जेएनयू देता है ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, और एकेडमी को देता है ये तो तब मिलती है ना जब ये पूरे 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। ये चीज़ें हमें ही पता नहीं थी और आपको भी नहीं पता। मतलब इस इंटरव्यू में वैसी वैसी चीज़ें आपको पता चली लवासना बारे में जो वाकई आपको पता नहीं होगी। जिस लवासना में सर ने ट्रेनिंग ली दोस्तों, उसी लवासना में वो आगे चल के डायरेक्टर बने। दोस्तों हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव चोपड़ा सर। सर सबसे पहले ऑडियंस ये जानना चाहते हैं आखिर वो क्या चैलेंज था, आखिर वो चेंजेस, क्योंकि आप शुरू से ही जर्नलिज्म जाना चाहते थे। चीज़ें कुछ होता है ना सर, कुछ हम सोचते हैं भगवान कुछ और लिख के रखता है, तो ऐसा क्या हुआ सर? किसने आपको ऐसे चैलेंज दी कि कुछ चैलेंज क्या, मतलब मेरे वालिद साहब ने कहा कि भाई ये क्या है। मतलब जब मैं लेके गया उनके पास लीड आर्टिकल्स इकोनॉमिक टाइम्स के, अच्छा देखिए मैंने लिखा है, इनफैक्ट वो ह्यूमन राइट्स डे पे लिखा था और अच्छी खासी कवरेज हुई थी। तो उन्होंने ऐसे कहा कि भाई ये तो कोई भी लग सकता है, कोई दम है तो ये सिविल सर्विसेज क्रैक करके दिखाओ। तो मैंने कहा चाहिए आपको लगता है कि नहीं कर सकता, उन्होंने कहा सब कहते हैं करके दिखाओ। तो ऐसे ही एक मतलब वो फादर के साथ एक चैलेंज था, एक फ्रेंडली चैलेंज था। आई वुड नॉट से इट वाज अ कॉन्टेस्ट बट इट वाज अ नाइस चैलेंज। तो ऐसे ठीक है मैं कर देता हूँ, करके दिखाता हूँ, इसे छोड़ देना, फिर एक बार कर दो फिर छोड़ दो, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मेरे बेटे में पूरी कॉम्पिटेंस है। तो उससे ऐसी मतलब बातचीत में हुआ, फिर आई टुक इट अप एज अ सीरियस चैलेंज एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। जिन लोगों को, जैसे मैंने आपने जैसे पहले कहा ना, जिनको पढ़ने पढ़ाने का, इंटरेक्शन का, यंग लोगों के साथ मिलने का, जिनमें इंटरेस्ट हो, उन्हीं को ये पोजीशन पसंद आएगी। बिल्कुल। जो कन्वेंशनल ब्यूरोक्रेट है, क्योंकि लबस्ता में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में कोई पावर टाइप की चीज़ तो नहीं है, इन्फ्लुएंस है, एबिलिटी टू शेप यंग माइंड्स है। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक बातचीत और एक संवाद करने का मौका मिलता है, सबसे सीखने का मौका मिलता है। तो ये एक ट्रेट है जो मुझे शुरू से अच्छा लगता था। जैसे कि आपने कहा कि मेरी इच्छा तो शुरू से थी कि लिखने पढ़ने का काम हो, किताबों का काम हो, कहीं पढ़ाया जाए। तो ये एकेडमी में ये सब चीज़ें, ये सब फैसिलिटीज़ मिल गई, पढ़ाने का भी मिल गया, अच्छा सारी चीज़ें मिल गई, सब चीज़ें मिल गई। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस इज़ समथिंग विच आई ऑलवेज वांटेड टू डू। और डायरेक्टर तो मैं बना 2019 में, लेकिन उससे पहले भी मैंने 7 साल वहाँ पे अध्यापन किया, 1995 से लेकर 2002 तक। तो काफ़ी मेरा ज़िंदगी का काफ़ी समय जो है, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा मेरा टाइम जो है मसूरी एकेडमी में और नेताजी सुभाष ATI कलकत्ता में निकला है। वहाँ भी मैं डायरेक्टर जनरल था। और 1992 के बाद से कोई ऐसा साल नहीं है जब मैं एकेडमी ना गया हूँ, या ट्रेनिंग के लिए, या ट्रेनिंग देने के लिए, या ट्रेनिंग लेने के लिए। तो एक सिलसिला जो है एकेडमी के साथ मेरा बहुत पुराना चलता आ रहा है। और मुझे शुरू से ही एकेडमी बहुत पसंद आई है। उसका जो एनवायरनमेंट है, उसका जो एम्बियंस है, उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं, वो एक किस्म से एक अनपैरेलल्ड यूनिवर्स है। बहुत बढ़िया सर, सही बात है सर। आप IAS पे रहे और कई ऐसे टॉपर्स को भी देखा जो ट्रेनिंग करने वहाँ आते थे, बहुत करीब से लोगों को देखा आपने सर। हम एकेडमी की बात नहीं करेंगे, एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बनने के लिए
स्टूडेंट में क्या ऐसी क्वालिटी पहले तो सॉफ्ट ये स्किल कि वो स्टूडेंट तो है नहीं, वो ऑफिसर। करेक्ट। और उनकी जो इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस है वो तो पहले से ही यूपीएससी ने चेक कर ली। उसके उनकी इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस पे, उनकी एबिलिटी टू वर्क हार्ड पे, उनकी समझ पे, उनकी समझदारी पे, उनकी सूझबूझ पे तो कोई दो राय हो नहीं सकती, क्योंकि सबसे टफ एग्ज़ाम है। और जो इसमें क्वालिफाई करता है उसमें निश्चित तौर पे वो क्वालिटीज़ हैं हार्ड वर्क की, मेहनत की, ऑलरेडी फिल्टर होकर आ रहे हैं, की ऑलरेडी फिल्टर होकर आ रहे हैं। अब जो मेन मुद्दा जो आता है कि अभी तक एक कम्पिटिटिव फेज़ में थे, अब इस कम्पिटिटिव फेज़ से हट के सरकार चलाने के लिए हमें एक कोलैबोरेटिव फेज़ में आना है, जिसमें हमें सबके साथ मिल के काम करना है। तो इंडिविजुअल एक्सीलेंस को, अपनी इंडिविजुअल एक्सीलेंस को थोड़ा सा पीछे रखना है और टीम वर्क में ज़्यादा जोर देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्किल है मुझे लगता है, जो ना केवल सिविल सर्वेंट में लेकिन हर एक में होनी चाहिए, वो है लिसनिंग स्किल। और ये जो लिसनिंग स्किल्स हैं, देखिए पॉलिटिशियंस में तो बहुत लिसनिंग स्किल्स होती हैं, बिकॉज दे लिसन टू एवरीबडी। ब्यूरोक्रेट्स में कभी कभी ये लिसनिंग स्किल इसलिए कम हो जाती है बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स को लगता है कि उनको हर चीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू होना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति के पीछे एक कहानी होती है। और अगर हम उस बात को समझ सकें, इट इज़ ऑलवेज बेटर। तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स फॉर ब्यूरोक्रेट आर लिसनिंग स्किल्स, नंबर 1। नंबर 2 इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, कि हम अपनी बात ऐसे रखें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बिल्कुल। वी हैव टू वी हैव टू एक्सप्लेन थिंग्स इन अ मैनर विच आर एम्पैथेटिक, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें कुछ नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ें जो हो चुकी होती हैं। अब फैक्ट है, लेट अस से कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है, अब अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो गई है, अब उसके बाद में पोस्टमार्टम है, बहुत कुछ है। अब कोई फैमिली आई है, आप ये भी कह सकते हो कि एक्सीडेंट था, इसमें मैं क्या करूँ, लेकिन इसका दूसरा है टू एक्सटेंड सम सिंपैथी, बताओ कि हाँ ठीक है, हम आगे से रोड डिवाइडर लगाएंगे, ये इंक्वेस्ट कराते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपकी जो बातचीत है उसको और आगे आपको एक्सपेडाइट कर देते हैं, अगर कोई रिपोर्ट है तो उसको हम जल्दी कर देते हैं। तो वी हैव टू a lot of things cannot be solved, but a lot of things, everything can be heard. और वो सुनने की जो है ability to listen, ability to communicate in a manner which does not cause offense to the other person, I think these are very significant qualities. And third is the quality of teamwork. We need to work together as a team in order to deliver results. क्योंकि कोई भी जो फतेह है वो अकेले इंसान की नहीं हो सकती. It has to be part of the team. Collective efforts. मेन जो सिलेक्शन के बाद तो फाउंडेशन कोर्स होता है जो हमारा, जिसके अंदर मेन एम्फोसिस अगेन इज ऑन वर्किंग टुगेदर। और अब तो पिछले 2019 से जो प्रधानमंत्री जी ने जो आरंभ प्रोग्राम शुरू कराया, जिसमें क्या हुआ था कि 1987 के बाद से, क्योंकि संख्या बहुत बढ़ गई थी कैंडिडेट्स की, तो सारी ट्रेनिंग जो थी वो एकेडमी में नहीं हो रही थी। कुछ ट्रेनिंग हैदराबाद में, कुछ ट्रेनिंग बेंगलोर में, कुछ ट्रेनिंग नागपुर में हो रही थी। तो प्रधानमंत्री जी का ये मानना था कि ये तो शुरू से ही आप साइलोस क्रिएट कर रहे हैं कि आईएएस की ट्रेनिंग इधर, आईपीएस की ट्रेनिंग उधर, बाकियों की ट्रेनिंग अलग से। तो इसलिए फिर प्रधानमंत्री जी ने डिसाइड किया था कि इट्स अ वेरी गुड डिसीजन कि सब सर्विसेज की ट्रेनिंग एक साथ होनी। करेक्ट। ये कब से हुआ था सर? 2019 से शुरू हुआ। मैं आई वाज फॉर्चुनेट टू बी द डायरेक्टर एट दैट टाइम। और साथ में फिर उन्होंने एक उसका नाम दिया आरंभ, कि यही आरंभ है। और आरंभ का एक और एस्पेक्ट ये था कि सब जितने भी ट्रेनीज थे जो उस साल सिविल सर्विसेज जिन्होंने जिसमें सक्सेसफुल हुए हैं, तो सबको स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की जो स्टैचू है बिल्कुल केवड़िया में, वहाँ पे सब जाते हैं। वहाँ पे जो ओथ लेते हैं वो सरदार पटेल की स्टैचू के सामने होता है। और वो सरदार पटेल का जो जन्मदिन है 31 अक्टूबर, उसके साथ ही इसको कंबाइन किया गया। 31 अक्टूबर इज़ ऑल्सो दी नेशनल यूनिटी डे। तो अभी क्या होता है सर कि एक महीने तक आईएएस वहाँ रहते हैं, बाकी सारे नहीं, सब जैसे मतलब करीब 3-3.5 महीने तो सब लोग एक साथ रहते हैं। उसके बाद में अपनी ट्रेनिंग एकेडमी में चले जाते हैं।
और अब ये भी कोशिश है कि सबको दोबारा से एक साथ 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद उनका हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आजकल तो व्हाट्सएप की वजह से और बाकी सोशल मीडिया की वजह से लोग अपने आप ही कांटेक्ट में रहते हैं। देखिए, एकेडमी तो सिर्फ एक सिलसिला शुरू करने का तरीका है, उसके बाद में तो बैचेस अपने आप ही मिलते रहते हैं, बैचेस अपने आप ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। सर वैसे स्टूडेंट एक्सेप्शनल की बात कर रहा हूँ कि किसी कारणवश नहीं जा पाते ट्रेनिंग, तो उनके लिए क्या होता है? समझा नहीं मैं। मतलब ट्रेनिंग के लिए उन्हें लवासना बुलाया गया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट एक्सेप्शनल फैमिली इश्यूज हो गई या पर्सनल इश्यूज नहीं जा पाए। ऐसा तो मेरी नज़र में ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं हुई है कि किसी ने नहीं ऐसा हो, अगर कोई स्टूडेंट नहीं जा पा रहा है, कोई पर्सनल इश्यूज है, बीमार है या कोई फैमिली इश्यूज है, तो इसमें क्या होता है उनके साथ? आई थिंक इट विल बी डिफर्ड, उसको अगले मतलब उनको फिर अगले साल करना पड़ेगा। बट ऐसा मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में ऐसा इतना लंबे समय का कभी कुछ नहीं हुआ। मतलब कोई फैमिली इमरजेंसी होती भी है, एक बार कोर्स शुरू हो जाता है तो हो सकता है 2-3 दिन के लिए कहीं जाना पड़े। बट नॉर्मली क्योंकि ये बड़ी एक लंबी जद्दोजहद के बाद लोग क्वालिफाई करते हैं, तो एवरीबडी वांट्स टू अटेंड दिस ट्रेनिंग। बिल्कुल सर, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, उसका तो टेस्ट भी होते हैं बच्चों के, राइट सर? वो टेस्ट इस टाइप का कोई टेस्ट नहीं है। अच्छा। मतलब टेस्ट इज मेन जो फोकस वो एकेडमिक्स पे नहीं है। मतलब ये आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मेन फोकस जो है वो है वो एक गेटिंग टुगेदर पे है। गेटिंग टुगेदर मतलब जो उसमें जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है उसका भी एक बड़ा रोल रहता है। पीयर इवैल्यूएशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। मतलब एकेडमिक्स पे बहुत ज़्यादा कोई फोकस नहीं, कोई एकेडमिक्स तो ऑलरेडी तैयारी करके आए हैं। It is about group work. It is about working together. It is about going together on a trek, going together on a walk, going together to village visit, making collaborative presentations. उनको themes दी जाती हैं, उनको syndicate work दिया जाता है, उनके जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं सब पार्टिसिपेटरी और पार्टिसिपेटिव होते हैं। सर एक चीज़ मुझे पता चली वहाँ पे कि लवासना में बाहर की कंट्री के भी बच्चे आते हैं और ट्रेनिंग के लिए? नहीं, वो ऐसा है कि हमारे यहाँ जो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है उसमें बांग्लादेश के, मालदीव्स के, कंबोडिया के और इन सब के जो कैंडिडेट्स वहाँ आते हैं। भूटान सिविल सर्विस के जो हैं वो हमारे साथ मेन एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं, तो ओनली भूटान सिविल सर्वेंट्स आर ट्रेन्ड विद अस। बाकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो हमारी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस जो लबसना कैंपस का पार्ट है, लेकिन उसको मिनिस्ट्री ऑफ उसको भी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वो चलाते हैं उसको। जो एस्पिरेंट है वो तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन कुछ क्या होता है कभी कभी जो बच्चे सेलेक्टेड नहीं होते, उनका ख्वाब होता है, एक ड्रीम होता है कि वहाँ पे जाएं, तो क्या ऐसा कोई प्रपोजल या कोई ऑप्शन है कि हम जा सकते हैं वहाँ पे देखने के लिए? देखिए, पॉइंट ये है कि इट्स अ ट्रेनिंग एकेडमी। ये कोई एक्सेप्शनल कुछ पहलगाम तो है नहीं, ये कोई डिज्नी पार्क है जिसमें हो जाए, तो ऐसा नहीं है। मतलब कुछ कॉलेज के टूर्स या कुछ कॉलेज के टूर्स कभी कभी आ जाते हैं, कभी तो उनको कभी कभी अलाउ कर देते हैं, अगर वो इट डज नॉट डिसरप्ट द ट्रेनिंग प्रोग्राम, बिकॉज इट्स अ सीरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वो टूरिस्ट एलिमेंट हो जाए तो फिर वो ट्रेनिंग पे इफेक्ट पड़ता है उसका। अब तो पेरेंट्स वगैरह ना जाना चाहें जिनके बच्चे? पेरेंट्स आर इनवाइटेड। जब हमारा एनुअल जब वो कॉन्वोकेशन होती है, जब वैलिडिक्शन होता है, इनॉग्रेशन होती है, तो पेरेंट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स की बात और है और फ्रेंड्स और बाकी रिलेशंस की बात और है, बस पेरेंट्स को भी हम ज़्यादा इनकरेज नहीं करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, बिकॉज एक तो पूरा दिन तो बिजी रहते हैं। मतलब सुबह 5, 5:30 से लेकर रात के 10, 10:30, 11 बजे तक तो दे आर बिजी विद सम एक्टिविटी। अब उसके अंदर अगर इंटरफेरेंस होगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट सर्टनली ऑन वैलिडिक्शन पेरेंट्स आर इनवाइटेड। वी लाइक पेरेंट्स टू कम। ट्रेनिंग क्या बहुत ज़्यादा टफ होती है या फिर? अब देखिए, ये तो जो मतलब एक स्टूडेंट जो देख रहे हैं सर, उनकी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि उनका सपना होता है लवासना जाना और ट्रेनिंग। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मेहनत होती है तैयारी करने। उसके बाद जिसने साल दर साल यूपीएससी की तैयारी की है, उसके लिए कोई भी ट्रेनिंग मुश्किल नहीं होती है। इट्स कंपैरेटिवली ईजियर। सर अभी जो यूपीएससी का पैटर्न है, ट्रेंड है,
आपको क्या लगता है कुछ चेंजेस, बदलाव की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, हमेशा हर 5, 10, 20 साल में बदलाव आएगा ही। अच्छा। जो ICS का एग्ज़ाम था वो उसमें क्लासिक्स पे एग्जामिनेशन था, लैटिन की नॉलेज पे, ग्रीक की नॉलेज पे, पर्शियन की नॉलेज पे, संस्कृत की नॉलेज पे, वो फिर चेंज हुआ, फिर उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आया, फिर उसमें और चीज़ें आई। कोठारी कमीशन के पहले तक 79 तक एक और किस्म का एग्ज़ाम था। फिर हमारे टाइम में एक डिफरेंट किस्म का एग्ज़ाम है जिसमें 2 ऑप्शनल होते थे, ऐसे पेपर नहीं था, एथिक्स का पेपर नहीं था। फिर धीरे धीरे ये लगा कि भाई थोड़ा ऐसे का पेपर होना चाहिए, एथिक्स का पेपर होना चाहिए। ऑप्शनल की इम्पोर्टेंस को कम किया गया है, ओवरऑल GST की इम्पोर्टेंस को बढ़ाया गया है। तो ये तो हर 5-10 साल में जैसे जैसे फीडबैक आता है वैसे वैसे चेंजेस होती रहती हैं, और कोई भी सिलेबस यूनिफॉर्म नहीं हो सकता कभी भी कोई, बिकॉज इसी जो चीज़ें हैं अब, ठीक है, वेरी सिंपल थिंग। अब एक समय में एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। अब जैसे जैसे देश में पॉवर्टी का इंस्टेंस कम होता जा रहा है, चाहे आप कोई भी, मतलब हालांकि वेरिएशन है दोनों पॉवर्टी एस्टिमेट्स में, लेकिन ये तो क्लियर है कि पॉवर्टी अब देश में उतनी नहीं है जितनी पहले थी। अब तो 10, 12, 15% के बीच में हमारी पॉवर्टी लेवल्स काफ़ी कम हो गए, और तो इसलिए अब उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस कम होएगी। नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस ज़्यादा होगा। आज से 30-40 साल पहले भारत की स्पेस के ऊपर या हमारी स्पेस मिशंस पे इतनी ज़्यादा फोकस नहीं था। अब हमारा जो है फोकस होगा कि अब कैसे हमने, अब जब ये G20 के बाद, क्वाड के बाद, हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ, तो जो देश में हो रहा है और जो देश में आगे होना है, अब 2047 में भारत कैसा स्वरूप लेगा। अभी तो हम $5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। हमारा ये भी उद्देश्य है कि 2047 तक भारत $40 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। उस समय तक हो सकता है क्या, मतलब पूरी संभावना है कि इंडिया टॉप पोजीशन पे, अदरवाइज टॉप 1 और 2 कंट्रीज़ में होगा, और डेमोक्रेटिक माध्यम से होगा। तो इसलिए उस तैयारी के लिए जो चैलेंजेस हैं वो अलग किस्म की चैलेंजेस हैं, और तो चैलेंजेस तो चेंज होती रहेंगी। देखिए, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि चैलेंज हमेशा रहेगा, लेकिन चैलेंज का स्वरूप बदलता रहेगा। बिल्कुल। जैसे सर आपने अपने अभी बताया था ऑप्शनल, क्या UPSC में भी ऑप्शनल को हटाया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है? अभी तो है, तो बिकॉज आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ UPSC, आई कैन नॉट से क्या होगा, लेकिन अभी तो ठीक ही है। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि UPSC पे आज तक कभी किसी ने नोबडी हैज क्वेश्चन इंटेग्रिटी ऑफ द UPSC। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो देश की जो 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, UPSC और इलेक्शन कमीशन, इन दोनों पे कोई, अब UPSC पे तो स्पेशली कभी कोई अंकुश नहीं लगा है। सर, एक सीनियर UPSC चेयरमैन से भी बात हो रही थी, तो मैंने एक सवाल पूछा था, क्या ये 6 अटैम्प्ट जो होते हैं जनरल कैटेगरी को, क्या वो अटैम्प्ट कम होने चाहिए? तो उनका कहना था कि अटैम्प्ट कम होने चाहिए। इसमें क्या कहना है सर आपका? मेरा ये मानना है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कैंडिडेट, मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कैंडिडेट दैन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द UPSC, मुझे लगता है कि जिसका 2 बार में प्रीलिम्स नहीं होता है उसको फिर फर्दर अटेम्प्ट्स में इतनी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए, बिकॉज फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, लाइफ जो है काफ़ी छोटी है, अपनी ज़िंदगी के बहुत अहम वर्ष अगर हम, और एक और पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का भी तो एक फैक्टर है ना। देखिए, 13 लाख बच्चे एग्ज़ाम का फॉर्म लेते हैं, बिल्कुल, उनमें से 7-8 लाख अपीयर भी कर लेते हैं। जो हमारी टोटल सिलेक्शन है वो तो 800 से 1000 ही रहेंगी, अगर बढ़ भी जाएंगी तो 20 सीटें बढ़ जाएंगी, 30 सीटें बढ़ जाएंगी, मतलब ये जो 800 की संख्या 10,000 तो हो नहीं सकती। लेकिन जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है, नंबर ऑफ, देखिए अभी लुक एट द नंबर ऑफ पीपल हु आर ग्रेजुएटिंग। अब एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारा जो GER है, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, अगर वो हायर एजुकेशन का बढ़ेगा, तो जब GER बढ़ेगा हायर एजुकेशन का, तो फिर लोग नेचुरली एग्जाम्स देंगे। बिल्कुल सर, एग्जाम्स देंगे। तो इसलिए मतलब 1 या 2 अटेम्प्ट्स देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें एक कंपल्शन की बजाय एक एजुकेशन कैंपेन या एक वो कैंपेन कि खुद ही हम रिस्ट्रिक्ट करें। देखिए, इसमें लेकिन वो है ना कि पूरी कोचिंग इंडस्ट्री, इतनी ज़बरदस्त कोचिंग इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा सर। और ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है ये भी अपने एक मिथ क्रिएट करती है।
अब ये 3-4 हज़ार करोड़ की एक कोचिंग इंडस्ट्री है। बिल्कुल तो ये भी तो अपने इनको भी तो अपना सर्वाइवल के लिए ये कहते हैं कि 5 बार दे दो, 6 बार दे दो। तो एनीवेज आई कैन नॉट, बिकॉज ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 5th अटेम्प्ट 6th अटेम्प्ट में दिया, दे आर वेरी गुड, आई मीन, एंड आई डोंट सी अ डिफरेंस। बट मुझे लगता है कि जो लोगों को इतने सालों के बाद भी नहीं मिलता है, उन पे क्या बीतती है वो भी हमें फैक्टर करना पड़ेगा। सर, ये भारत दर्शन वाली जो ट्रेनिंग होती है उसका क्या मकसद होता है और उसमें किस तरह की ट्रेनिंग होती है? भारत दर्शन इज यू नो इज ट्रेनिंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड थिंग। जैसे अब आप जब आर्मी के साथ 2 हफ्ते रहते हैं, जब आप ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, जब आप एक एयरपोर्ट पे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, जब आप अर्बन अटैचमेंट करते हैं, जब आप स्लम एरियाज में जाते हैं, तो उसमें यू लर्न बाय ऑब्जर्विंग। अब आप लेक्चर दे सकते हैं कि फ़ौज बहुत मेहनत के साथ लड़ रही है, लेकिन आप जब जाते हैं फॉरवर्ड एरियाज़ में, उनके साथ रहते हैं 15 दिन के लिए, तो यू रियलाइज़ कि कितना रिमोट है, कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या लाइफ एक्सपीरियंस उनको मिलता है। लाइफ एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक भारत दर्शन इज़ एक्सपीरियंस, इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। अब आप लेक्चर सुन सकते हैं कि ट्राइबल लाइफ कैसी है, आप सुन सकते हैं कि स्लम्स में क्या हो रहा है, लेकिन जब आप स्लम्स में जाते हैं, रहते हैं, देखते हैं कि पानी की क्या समस्या है, टॉयलेट की क्या समस्या है, हेल्थ की क्या इश्यूज़ हैं, ओपन स्पेसेस नहीं है खेलने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए कोई कमरा या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, दोज आर थिंग्स दैट यू विल लर्न बाय ऑब्जर्विंग। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप थ्योरेटिकली नहीं पढ़ा सकते। बिल्कुल, वो तभी आप समझ पाएंगे जब आप वहाँ रहेंगे। और इसी तरह चाहे वो विलेज विजिट का प्रोग्राम हो या कुछ भी एक्सपीरियंस हो, आप किताब पढ़ के तो हॉर्स राइडिंग नहीं सीख सकते, आप किताब पढ़ के तो ट्रैकिंग नहीं सीख सकते, ये सब चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। सर, एज ए एस्पिरेंट यूपीएससी क्रैक करना चाहता है कोई स्टूडेंट, तो उनको अभी की जो करंट यूपीएससी की जो ट्रेंड है एग्जामिनेशन, उस हिसाब से अपने आप को कैसे तैयार करें सर? किन किन बातों का ध्यान रखें? जहाँ तक मेरा अपना मानना है, और मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट भी जो आपने कहा, वो दैट आई गिव टू माय एबिलिटी टू राइट वेल। करेक्ट। देखिए, हर आदमी के पास, इनफैक्ट जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्पेशली जिन्होंने प्रीलिम्स पास कर लिया है, जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, तो उन जो 8-10 हज़ार जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी सबकी नॉलेज लेवल लगभग बराबर होगी, एवरीबडी वुड हैव रेड। और वही चीज़ें पढ़ेंगे, वही एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ेंगे, प्रिंट देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे, हिंदू पढ़ेंगे, और किताबें पढ़ेंगे, वही किताबें जो सबके लिए अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी किताबें हर एक के लिए अवेलेबल। अब मेन जो एग्जामिनर जो देख रहा है, वो तो देख रहा है कि आपने उस समय में क्या लिखा। आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान है, लेकिन आप उस ज्ञान को ठीक 12 मिनट के अंदर आप 2000 शब्दों में नहीं लिख पाए, तो ये आपकी समस्या है। बिल्कुल। तो ये जो मेन चैलेंज जो है, दैट इज़ नॉट अबाउट नोइंग, दैट इज़ अबाउट एक्सप्रेसिंग, बोथ इन द केस ऑफ इंटरव्यू एंड इन द केस ऑफ रिटन एग्जाम। You may know everything, but what matters is, are you in a position to put it down on paper in that limited time? Correct. और अगर आपके पास मतलब 10 मिनट का समय है और आपको उस 10 मिनट के अंदर 200 शब्द लिखने हैं, तो आपको उस 10 मिनट के अंदर ही 200 शब्द लिखने हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। बिल्कुल। सर, लवासा में जब तक आप रहे सर एज ए डायरेक्टर, उस दौरान कोई 1-2 ऐसी घटना, कुछ अलग चीज़ जो कि आपको अभी भी याद है और आपको लगता है कि नहीं? देखिए, अकेडमी में तो एक तो कोरोना, मतलब जो कोरोना आ गया था काफ़ी दिनों में, तो कोरोना की वजह से काफ़ी हमें उसमें किस तरह से ट्रेनिंग होती सर कोरोना के वक्त? कोरोना में तो ट्रेनिंग तो बहुत सारी तो ऑनलाइन हुई। अच्छा, मतलब चैलेंज तो था फैकल्टी के लिए भी और ऑफिसर ट्रेनीज के लिए भी, उनको अपने कमरे में ही रह के पूरी पढ़ाई करनी पड़ी। मेस का खाना भी उनके पास वहीं जाना शुरू हुआ, तो एक चैलेंज तो था। लेकिन जो सबसे जो बढ़िया रही जो चीज़ें, वो एक तो हर साल जो प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरेक्शन रहती है ऑफिसर्स की, वो एक बड़ा, एक जिसको कहा जाए एक बड़ा हाई पॉइंट होता है ऑफिसर्स के लिए। और देखिए, मतलब 3 महीने की नौकरी के बाद आप प्रधानमंत्री के साथ आपकी इंटरेक्शन हो रही है। बिल्कुल। तो और आप सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, और प्रधानमंत्री जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, और एक इंटरेक्शन हो रही है। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट हाईलाइट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे जाने का जो एक्सपीरियंस है, दैट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस।
और मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट साथ ही इसके है कि जो आप साथ साथ काम करते हैं, जो स्पिरिट दी कोर डेवलप होती है, जो आप सब मिलके जो काम करते हैं, तो आर वेरी गुड एक्सपीरियंसेस। सर लवासा में ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट मिलते हैं बच्चों को, ये इसकी सर्टिफिकेशन होती है, वो सर्टिफिकेट क्या होता है सर? नहीं, सर्टिफिकेशन ये है कि आजकल JNU से एक डिग्री मिलती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि इतनी सारी तो वो भी था कि किसी को मास्टर डिग्री होती है उनकी, मास्टर्स डिग्री, क्योंकि बीच में ये था कि कई लोग तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, कई लोग मेडिकल बैकग्राउंड से थे, कई लोग सिर्फ प्लेन ग्रेजुएट्स थे, और जो इंजीनियरिंग वाले थे उनके पास तो सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री थी। तो अब इससे एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होने से फ़ायदा ये हो जाता है कि दे वांट टू परस्यू हायर स्टडीज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इन सम फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो इट्स अ ग्रेट हेल्प। मतलब ग्रेजुएट बंदा करके सिविल सर्विसेज क्रैक करता है, उसका ट्रेनिंग के बाद उनको पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट मिल रही है, पोस्ट ये है ना? हाँ जी, हाँ। ओके, JNU से मिलती है। JNU NDA को भी JNU देता है ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, और एकेडमी को देता है ये इसकी सर्टिफिकेट। तो इसके बेसिस पे अगर PhD वगैरह करना चाहें कुछ तो ठीक है, मतलब इट्स अ गुड क्वालिफिकेशन। नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 2 साल लग जाते हैं, अब 3 महीने की ट्रेनिंग मिल गई। 3 महीने नहीं, ये तो तब मिलती है ना जब ये पूरा 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। अच्छा, दिस डिग्री इज नॉट गिवन एट द एंड ऑफ इट, ग्रेट, ये 2 साल के बाद। इसमें बकायदा एकेडमिक काउंसिल JNU का पूरी टेस्टिंग होती है, पूरा सिलेबस जो है वो JNU के साथ बैठ के बनाया जाता है। वाह सर, ये ऐसा नहीं है कि मतलब आर्बिट्ररी नहीं है। ये चीज़ें हमें ही पता नहीं थी और आपको भी नहीं पता। मतलब इस इंटरव्यू में वैसी चीज़ें आपको पता चली लवासा के बारे में जो वाकई आपको पता नहीं होगी। दोस्तों, हमारे देश की जो डेमोग्राफी है स्टेट वाइज हम कहेंगे 47 से लेके अब तक काफ़ी चेंजेस आए हैं स्टेट की बात करें तो, और ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही डिफरेंट है, और शायद ही आपने कहीं इसके बारे में स्टेट के बारे में पढ़ा होगा। और सर इस पर सर की एक रिसर्च है, सर ने जो इंडियन स्टेट है उसके डेमोग्राफी में जो चेंजेस हुई है और जो हो रही हैं और आगे क्या उसका स्वरूप होगा, इसके बारे में सर ने व्याख्या की है। और एक बुक है सर की, वी द पीपल द स्टेट भारत, ये सर की बुक है। इसमें सर ने पूरे स्टेट के बारे में बताया है, हाउ चेंजेस हैपेंड। सर इसके बारे में बताइए, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो किताब है ना तनवीर, ये है कि वी द पीपल ऑफ द स्टेट्स ऑफ भारत। असल में क्या हुआ था कि इसकी कहानी ऐसे है कि एक बार मैं सर्वे ऑफ इंडिया गया था, और उसमें मैंने देखा कि भारत के नक्शे, क्योंकि जब भारत की कोई भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन चेंज होती है तो एक नया नक्शा बनता है। बिल्कुल। तो मैंने देखा वहाँ पे कि जो 1947 में जो हमारा नक्शा था उससे लेके 2019 तक जो हमारा नक्शा है उसमें बहुत चेंजेस आ चुकी हैं। इनफैक्ट ऐसी कोई स्टेट नहीं है देश की जिसके अंदर एरिया का परिवर्तन या नाम का परिवर्तन या टेरिटरी का परिवर्तन ना हुआ हो। मतलब पंजाब जो था 47 में वो आज नहीं है, महाराष्ट्र था ही नहीं तब, गुजरात भी नहीं था तब तो ये जो हमारी स्टेट्स थी उनका नाम बॉम्बे था, मद्रास था, CP एंड बरार था। तो सब जगह नाम बदले हैं, सब जगह उनका स्वरूप बदला है, सब जगह। और ये क्यों बदले? ये इसलिए बदले क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने जो शासन किया था देश पे, वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट पे करते थे, क्योंकि अंग्रेज़ी ही राजभाषा थी, सब काम अंग्रेज़ी में ही हो रहा था। लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब इंडिया गॉट अ फ्रीडम, तो उस समय ये क्लियर हो गया था कि हमें अपनी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है लिंग्विस्टिक बेसिस पे। बिल्कुल। और ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन की बात कांग्रेस 1918 से कर रही थी। और शुरू में जैसे आपने देखा होगा कि उड़ीसा और सिंध ये शुरू में ही एक लिंग्विस्टिक स्टेट बनना शुरू हो गए थे। तो आज़ादी के बाद में जब पहली बार जब स्टेट्स, सबसे पहला जो चेंज आया इंडिया में वो तो आया 1947 to 50 के बीच में, जब ये 562 जो रियासतें थीं उनको हमने नेबरिंग स्टेट के साथ मर्ज किया, या उनको चीफ कमिश्नर प्रोविंस में बनाया। या अगर वो बहुत बड़े थे जैसे हैदराबाद या जम्मू कश्मीर या मैसूरू, तो उनको उन्हीं के स्वरूप में रहने दिया। 56 में जो मेजर चेंज आई उसमें पूरे के पूरी जो स्टेट्स थी, स्पेशली साउथ की जो स्टेट्स थी, इनको अपनी अपनी भाषा मिली। मतलब
कर्नाटका में कर्नाटक का नाम तब भी मैसूर था। अच्छा। लेकिन केरला में कोचीन और त्रावणकोर को मिला के केरला बना, आंध्रा बना, मद्रास में तमिल स्पीकिंग एरियाज आ गए। लेकिन ये जो था ये बॉम्बे में और असम और पंजाब, ये 3 स्टेट्स में रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय ये मानना था, जो हमारे SRC के मेंबर्स थे, जिसमें जस्टिस फजल अली थे और KM पानिकर और HN कुंजरू थे, उनको ये लगा कि जो बहुत बड़ी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, जो पाकिस्तान के बॉर्डर वाली स्टेट्स हैं, इनमें बड़ी स्टेट होनी चाहिए, बिकॉज उन दिनों में BSF नहीं होती थी। तो जो बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी थी, दैट वाज द स्टेट आर्म पुलिस। तो उनको लगा कि ये स्टेट बड़ी होनी चाहिए। खैर 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। फिर 61 में पोर्चुगल से हमने गोवा को आज़ाद करवाया। 63 में नागालैंड बना। फिर 66 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल बने। उससे पहले 65 में BSF बन गई थी, जिसमें शास्त्री जी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। तो इस तरह से भारत का जो स्वरूप है वो बदलता जा रहा है, और आज हमारे पास 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो स्टेटहुड है वो रिस्टोर होगी, तो फिर 29 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगी। तो ये चलता रहता है। मेन चीज़ ये है कि देश की इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन से देश की कोई क्षति नहीं होती, देश एक्चुअली स्ट्रेंथन होता है। मेरे ख्याल से अगर छोटी स्टेट्स हों, मतलब बहुत छोटी भी नहीं, मतलब क्योंकि वो तो एक हिस्टोरिक एक्सीडेंट है कि अब लक्षद्वीप बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ पे कुछ और हो भी नहीं सकता, वो तो इतना छोटा है। लेकिन नॉर्मली जो स्टेट्स हैं, अगर वो मिड साइज स्टेट्स रहें, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड हैं, तो इनकी डेवलपमेंट भी ठीक होती है। तो और जो कुछ स्टेट्स हमारी बहुत बड़ी हैं, जो बहुत बड़ी स्टेट्स हैं, उनका अगर रीऑर्गेनाइजेशन हो जाए तो अच्छा ही है, कोई नुकसान नहीं होगा देश। आगे क्या लगता है सर, कुछ और चेंजेस स्वरूप बदल सकता है, मतलब डेमोग्राफिकली अगर हम बात करें तो? देखिए, मेरे ख्याल से तो कुछ स्टेट्स इतनी बड़ी हो गई हैं, और इससे क्या हो रहा है कि एसिमेट्री हो रही है स्टेट्स में। अब जैसे कुछ स्टेट्स हैं, जैसे आम तौर पर जो स्टेट्स हैं उनमें 10 से 20 MPs हैं, केरला, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, मोस्टली स्टेट्स में। और फिर स्टेट्स आ जाती हैं जिनमें, जैसे UP है, बहुत बड़ी स्टेट है, उसके बाद महाराष्ट्र और बंगाल, ये 3 स्टेट्स बहुत बड़ी हैं। बड़ी इनके साथ यहाँ से जितने MPs आते हैं, इसके साथ साथ जो काडर होता है IAS का और IPS, वो भी बहुत बड़ा होता है। तो बहुत सारी सदर्न स्टेट्स का ये मानना है कि अब देखिए, पॉपुलेशन में तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्टेट्स में बराबरी हो जाए, इन टर्म्स ऑफ, पूरी बराबरी तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ इक्वेशन हो जाए बिटवीन नंबर ऑफ MPs, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द स्टेट कार्डर, तो शायद थोड़ा स्टेट पूरे देश में जो UP का जो बहुत सॉलिड होल्ड है, उनको लगता है कि अगर UP भी रीऑर्गेनाइज हो जाएगा तो थोड़ा शायद अच्छा होगा। UP के अंदर भी डिमांड है रीऑर्गेनाइजेशन की। अच्छा। तो क्योंकि जो अभी लास्ट जो ऑल पार्टी रेजोल्यूशन थी, हालांकि वो बहुत जल्दी में कराया था मायावती जी ने, लेकिन उस पर किसी ने आपत्ति नहीं की है। तो एज थिंग्स स्टैंड, द रेजोल्यूशन ऑफ द UP असेंबली इज फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ UP। बिल्कुल सर, ये बुक सर ये अवेलेबल है, मतलब कैसे, अगर कोई बच्चे खरीदना चाहते हैं बुक तो? तो अमेज़ॉन पे है, सब कुछ मिलता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट। अभी इसका हिंदी अनुवाद भी आ रहा है। अच्छा, हिंदी भी है। तो ये बुक दोस्तों अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप चाहें तो ये बुक परचेस कर सकते हैं, और इसका हिंदी वर्जन भी आने वाला है। और सर की नई बुक लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी बुक आएगी, उसके बारे में भी आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे। सर थैंक यू फॉर योर टाइम सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।